मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग मूल अधिकार की चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 13 की कुछ और बातें, फिर समानता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे कि अनुच्छेद 12 में क्या है, परिभाषा राज्य की है। 13 में कुछ कानून ऐसे हैं जो संविधान संगत नहीं है, उसको दूर किया जाएगा। तो अनुच्छेद 13 की भी कुछ बातें पढ़ लिए थे। उसी कड़ी में अनुच्छेद 13(3) ये व्याख्या गया था। तो बताना है कि अनुच्छेद 13(3) में, तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है, विधि शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में है, या विधि शब्द की व्याख्या किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? तो अनुच्छेद 13(3) में। अब प्रश्न आता है कि विधि क्या है, और ये भी प्रश्न आ सकता है कि विधि में किसको शामिल नहीं किया जाता। तो याद रखना है कि संसद या विधान मंडल के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून विधि में शामिल होता है। संसद और याद रखना है, इसमें बताना है कि संसद या विधान मंडल, संसद या विधान मंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किस में शामिल है? विधि में शामिल है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि संसद या विधान मंडल के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया हो तो विधि शब्द में, विधि में शामिल होगा। ठीक, यहीं पर दूसरा पॉइंट बता देना है कि सरकार के नियम या आदेश, सरकार के नियम या आदेश, सरकार के नियम, आदेश या विज्ञप्ति, इनको भी इसमें शामिल किया जाता है। याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है कि सरकार के नियम या आदेश को भी विधि शब्द में रखा जाता है। और यहीं पर राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है, इसके लिए भी विधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार दोबारा सुनना है कि अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। कौन से शब्द को परिभाषित किया गया है? तो याद रखना है विधि शब्द को। ठीक, और विधि शब्द में क्या क्या शामिल है? तो संसद एवं विधान मंडल के द्वारा बनाए गए कानून को विधि में शामिल किया गया है। दूसरा बताना है कि सरकार के जो नियम है, आदेश है, विज्ञप्ति है, नियम, आदेश, विज्ञप्ति, ठीक, इसको भी हम विधि के अंतर्गत शामिल करते हैं। यहीं पर याद रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, इसके लिए भी विधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन हमें एक कदम आगे बढ़ के याद करना है कि विधि शब्द में किसको शामिल नहीं किया जाता। तो याद रखना है कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13(4), इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 368 की प्रक्रिया द्वारा जो भी संविधान में संशोधन है, प्रक्रिया द्वारा संविधान में जो भी संशोधन है, उसके लिए विधि शब्द का प्रयोग नहीं होगा। विधि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्रयोग नहीं किया जाएगा। याद रखना है कि आर्टिकल 13(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के द्वारा संविधान में जो भी संशोधन होगा उसके लिए विधि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, और प्रश्न आ सकता है कि ये बात कि आर्टिकल 368 की प्रक्रिया द्वारा जो भी संविधान संशोधन होगा उसके लिए विधि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये संशोधन कब किया गया? याद रखना है कि 24वें संशोधन 1970 इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई
और अनुच्छेद 13(4) को जोड़ा गया। तो प्रश्न आ सकता है कि अनुच्छेद 13(4) को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 24वां। कब जोड़ा गया? 1970। किसकी सरकार थी उस समय? तो इंदिरा गांधी की। क्या कहा गया कि आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के द्वारा संविधान में जो भी परिवर्तन होगा उसके लिए विधि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अनुच्छेद 13(3) और अनुच्छेद 13(4). स्पेशली अलग से हुआ है, इसलिए याद रखना है कि 13(4) कब जोड़ा गया? तो 24वें संशोधन 1970 के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से अनुच्छेद 12 और 13 हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे पहला मौलिक अधिकार, जिसका नाम है समानता का अधिकार। तो हेडिंग है समानता का अधिकार। ठीक, तो फर्स्ट हेडिंग है अधिकार, मौलिक अधिकार का पहला मौलिक अधिकार। हमें 6 मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, जिनमें हम पहले की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। ठीक, समानता का अधिकार। ठीक है, पहला मूल अधिकार है और हमें क्रम से याद रखना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18। तो एक क्वेश्चन यही आता है कि समानता का अधिकार, इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18। पहला पॉइंट याद रखना है कि अनुच्छेद 14, ठीक, अनुच्छेद 14 में किन बातों का उल्लेख है? तो याद रखना है कि अनुच्छेद 14 में 2 बातों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में 2 बातों का उल्लेख किया गया है। पहला क्या है? पहला कहा गया है कि कानून या विधि के समक्ष समानता। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि विधि या कानून के समक्ष समानता। दूसरा पॉइंट क्या है? कानून के समक्ष संरक्षण। ठीक है, दोबारा याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में 2 बातों का उल्लेख है। पहला कहा गया है क्या कि कानून या विधि के समक्ष समानता, और दूसरा क्या कहा गया है? कानून के समक्ष संरक्षण। तो पहले क्वेश्चन एक बार फिर से बन जाता है कि विधि के समक्ष समानता, ये सिद्धांत या ये बातें किस देश से ली गई है? तो याद रखना है यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से। ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी लोग एक बराबर हैं, किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इसी का कुछ अपवाद है, कुछ अपवाद। ठीक, अपवाद क्या है? यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि इसमें आर्टिकल 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार है, खास करके इस पर कानूनी मुकदमे पद पर रहते हुए दर्ज नहीं किए जाएंगे। तो बात सुनना, पहले है कि विधि के समक्ष समानता, कि कानून के नज़र में सभी लोग एक बराबर है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये पद कहाँ से लिया गया? तो याद रखना है ब्रिटेन से। इसका अपवाद क्या है? आर्टिकल 361, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को कहा गया है कि जब तक ये अपने पद पर रहते हैं तो इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, अर्थात फौजदारी मामले इन पर दर्ज नहीं किए जाएंगे। जब ये अपने पद से हटेंगे तब कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद इसमें एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194। ठीक, आर्टिकल 1 में क्या है? संसद सदस्य, और इसमें क्या है? विधानमंडल सदस्य। ठीक है, तो आर्टिकल 105 में संसद सदस्य और आर्टिकल 194 में विधानमंडल सदस्य, इन दोनों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। इनको क्या है? विशेष अधिकार प्राप्त है। दोबारा ध्यान रखना है। देखो, मतलब हमने पहले बता दिया कि कानून के समक्ष समानता का उल्लेख, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग क्या हैं? एक बराबर होंगे। ये पद कहाँ से लिया गया? तो हमने बताया ब्रिटेन से।
अपवाद क्या है? आर्टिकल 361, आर्टिकल 105, आर्टिकल 195। क्या मतलब कि अर्थात इसमें इनको क्या है? विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक, तो ये हो गया कानून के समक्ष समानता। दूसरी बात है कानून के समक्ष संरक्षण। तो प्रश्न आ सकता है कि विधि के समक्ष संरक्षण यह किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है यूएस से, मतलब अमेरिका से। विधि के समक्ष संरक्षण किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। ठीक, और इसमें क्या कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में कुछ लोगों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अच्छा ये क्या है? इसका जो स्वरूप है वह है सकारात्मक। ठीक, इसकी प्रकृति कैसा है? तो इसकी प्रकृति सकारात्मक। प्रश्न आ सकता है कि इसकी प्रकृति क्या है? सकारात्मक, जबकि इसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। तो कभी प्रश्न आ जाए कि विधि के समक्ष समानता की प्रकृति कैसी है? तो नकारात्मक। प्रकृति का अर्थ है स्वरूप। ठीक, अर्थात इसका उद्देश्य क्या है? नकारात्मक है, जबकि कानून के समक्ष संरक्षण इसकी प्रकृति सकारात्मक। सीधा प्रश्न आ सकता है कि कानून के समक्ष संरक्षण की प्रकृति है, ऑप्शन दे सकता है, तो ये लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखना है कि जहाँ संरक्षण की बात करें वहाँ पे क्या है? सकारात्मक, जहाँ समानता की बात करें वहाँ नकारात्मक। ठीक है, तो इस तरह से हमने अनुच्छेद 14 की व्याख्या कर ली। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 15। ठीक है, तो याद रखना ये मुख्य बातें हैं। प्रश्न आ सकता है कि संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 105। विधानमंडल सदस्यों को विशेष अधिकार है, किस अनुच्छेद में? 194। आर्टिकल 361 क्या है इसे बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 14। ठीक, अब है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15, तो पहला पॉइंट हो गया कि अनुच्छेद 15(1). अनुच्छेद 15(1) में क्या कहा गया है कि राज्य 5 आधारों पर, कितने आधारों पर? 5 आधारों पर। अब 5 आधार कौन कौन है ये आपको ध्यान रखना है। एक तो है धर्म, एक है जाति, एक है लिंग, एक है मूल वंश और एक है जन्म स्थान। जन्म स्थान क्या मतलब कि कोई किसी भी जात धर्म का हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कोई किसी भी जाति की, उच्च जाति, निम्न जाति, कुछ भी हो सकता है। लिंग मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। मूल वंश आप किसी भी वंश की कह सकते हैं, हम रामवंशी, यदुवंशी, चंद्रवंशी, या क्या नाम है पैगंबर मोहम्मद साहब के ख़ानदान के, कुरैश कबीले, जो भी कह सकते हैं। जन्म स्थान पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ठीक है, जो भी है। तो कहा गया है कि राज्य इन 5 आधारों पर, याद रखना इनको, इन 5 आधारों पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक, भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, बना रखना है कि राज्य इन 5 आधारों पर व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती। प्रश्न आ सकता है कि अनुच्छेद 15(1) में किन आधारों पर भेदभाव मनाही की गई है? आधार में से कोई एक आधार नहीं देगा, तो याद रखना है कि कौन सा आधार है कौन सा नहीं है। तो 5 आधार रखना है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। अब यहीं पर दूसरा है अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2) में क्या कहा गया है कि इन्हीं 5 आधारों पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखना है कि इन्हीं 5 आधारों पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, नहीं किया जाएगा। क्या मतलब? प्रश्न आ सकता है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 15(2). ठीक, 15 का 2।
अर्थात सार्वजनिक स्थान क्या है? भोजनालय है, पार्क है, तालाब है, कुआं है इत्यादि। तो जो भी सार्वजनिक स्थान हैं, सार्वजनिक स्थानों पर इन 5 आधारों पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक। अच्छा, अब यहीं पर आर्टिकल है 15 का 3। अब 50 का 3 क्या है? इसका अपवाद है। इसका क्या है? अपवाद। देखो, एक तरफ कह रहा है कि किसी के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहीं पर क्या आ गया? अपवाद। अपवाद क्या है? अपवाद में याद रखना है कि महिला, ठीक, महिलाओं और बच्चों, महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक, प्रावधान किए गए हैं। दोबारा याद रखना है, प्रश्न आ सकता है कि अनुच्छेद 15(1) और 15(2) में कहा गया कि भेदभाव नहीं होगा, चाहे सार्वजनिक स्थानों पर हो चाहे किसी भी स्थान पर हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन 15(3) में क्या कह दिया है कि यह इन दोनों अनुच्छेदों का क्या है? अपवाद। अपवाद क्या है? कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। यहीं पर एक पॉइंट और याद रखना है कि क्या नाम है? 15(4) प्रथम संशोधन 1951, प्रथम संशोधन 1951 के तहत अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा SC और ST। याद रखना है कि 15(4) कब जोड़ा गया? तो प्रथम संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों, SC और ST, इनके लिए क्या है? जो भी शैक्षणिक संस्थान है, मतलब शिक्षण संस्थान है, उसमें आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। ठीक, तो प्रश्न आ सकता है कि शिक्षण संस्थानों में, जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, इनमें SC ST OBC के लिए आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई? तो अनुच्छेद 15(4) में। ठीक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, SC ST हैं, इनके लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात की गई। ठीक है, अब यहीं पर याद रखना है कि इसी तरह से ये व्यवस्था की गई और बाद में 93वें संशोधन के द्वारा, ठीक है, बाद में क्या करना है कि 93 93वें संशोधन 2006 में क्या नाम है, इसके लिए व्यवस्था की गई थी। फिर क्या करना है कि 93वें संशोधन 2006 में इनके लिए व्यवस्था कर दी गई कि शिक्षण संस्थाओं में इनको क्या दिया जाएगा? आरक्षण। और याद रखना है, इसी अनुच्छेद को आधार मान करके 2019 में 103वें संशोधन द्वारा 103वें, प्रश्न आ सकता है कि 103वां संशोधन कब हुआ था? 2019 में। और इसके तहत क्या किया गया कि आर्थिक रूप से EWS, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, तो याद रखना। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया? अनुच्छेद 12, 13, 14 और 15 हम लोगों ने पढ़ लिया। यह इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि 103वां संशोधन किससे संबंधित है? तो EWS से 10% आरक्षण। कहाँ पे? शिक्षण संस्थानों में। 93वां संबंध किससे संबंध है? SC ST से। कहाँ पे? तो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए। तो इस तरह से हमने आज 2 प्रमुख अनुच्छेद पढ़ लिए, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। अब हम लोग कल पढ़ेंगे अनुच्छेद 16, उसके अपवाद, फिर 17 और 18। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मेहनत करके मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।